अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शुएब तारिक फ्रॉम mastery.com। आज हम चैप्टर नंबर 9 10th क्लास की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ये है, The characteristics of a reversible reaction are the following except। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रोडक्ट्स नेवर कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ऑप्शन बी दे नेवर कंप्लीट, दे प्रोसीडेड इन बोथ वेज, ऑप्शन डी दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते हैं। मींस के रिएक्शन जो है ना वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन बी, दे नेवर कंप्लीट। एमसीक्यू नंबर 2, इन द लाइन लिंक द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन बिकॉज। अब ऑप्शन ए ऑफ हाई टेम्परेचर, बी कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट एस्केप कंटिन्यूअसली, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएट। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं। तो अब ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगा? रिएक्शन कंप्लीट उस वक्त होगा जब हमारे पास कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होते रहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन सी। MCQ 3, for the reaction 2A plus B gives us 3C, the expression for the equilibrium constant। अब एक आपके पास रिएक्शन है, उसका आपने केसी एक्सप्रेशन लिखना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि केसी एक्सप्रेशन जो है ना वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो हम इसको कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। MCQ 4, when a system is at equilibrium state, जब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तब the concentration of reactants and products become equal। Option B, the opposing reactions forward and reverse stop, the rate of reverse reaction becomes very slow। Option D, the rate of forward and reverse reaction becomes equal। Option D जो है वो हमारे पास एक करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल अमाउंट्स के अंदर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। MCQ 5, which one of the following statement is not correct about active mass? 10 में से कौन सी चीज जो है वो एक्टिव मास के लिहाज से सही नहीं है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। मींस के सारी स्टेटमेंट्स में से एक ऐसी स्टेटमेंट है ऑप्शन डी वाली जो कि इससे रिलेट नहीं करती। यानी कि जो एक्टिव मास होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि टोटल मास है, वो कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 6, MCQ नंबर 6, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। अब Kc की वैल्यू जब लार्ज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मौजूद होगी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। MCQ 7, when the magnitude of Kc is very small। अब आपके पास Kc की वैल्यू स्मॉलर है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन या तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है या फिर आपके पास रिएक्शन मिक्सर के अंदर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी आपके पास मैक्सिमम है। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज निग्लिजिबल, जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होता है। MCQ 8, reaction which have comparable amounts of reactants and products at equilibrium state have। अब आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की इक्वल अमाउंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद है। तो हम इसे कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है मॉडरेट केसी वैल्यू, यानी कि ना तो केसी की वैल्यू ज्यादा है ना तो केसी की वैल्यू स्मॉलर है। तो इसलिए हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट्स की भी एंड प्रोडक्ट्स। तो राइट आंसर जो है वो इसका सी। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन इसके मैं पढ़ देता हूँ। द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, ऑप्शन डी द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स।
अब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल अमाउंट के अंदर होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। एमसीक्यू 10 इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए नेवर एस्टैब्लिश्ड, बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन, ऑप्शन सी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन, डी एस्टैब्लिश्ड रेडिली। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो उनके अंदर तो रिवर्सिबल रिएक्शन है ही नहीं, इनके स्टेटमेंट में आपको पता चल गया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इक्विलिब्रियम जो है ना वो कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू 11 अ रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट, ऑप्शन ए विच प्रोसीडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है, इसको कॉमन सेंस में कह सकते हैं कि हम जो लेफ्ट से राइट की तरफ भी मूव करें और राइट से लेफ्ट की तरफ भी मूव करें। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नेक्स्ट है वो है इन विच रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अच्छा, ऑप्शन सी विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ऑप्शन डी विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। अब रिवर्स रिएक्शन की एक खासियत होती है कि वो स्पीड अप ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्पीड अप होता जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर। एमसीक्यू 12 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया, इक्वेशन गिवन है, व्हाट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अब आपको Kc की वैल्यू जो है वो 2.86 मोल्स इनवर्स स्क्वायर dm6। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आपको Kc की वैल्यू गिवन है। अब आपने Kc मींस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने ये डिफाइन करके बताना है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अब Kc की वैल्यू जो है ना तो वो लार्जर है काफी और ना ही वो इतनी ज्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मौजूद है। तो ऑप्शन जो है इसका ए NH3 ओनली यानी कि सिर्फ अमोनिया बन जाएगी, ऑप्शन बी नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऑप्शन डी हाइड्रोजन ओनली। तो Kc की वैल्यू मॉडरेट है, जिसका मतलब है हमारे पास रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे, दोनों की कंपेरेबल अमाउंट। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर। एमसीक्यू 13 फॉर द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट ऑफ Kcr। अब आपके पास ये 13 एमसीक्यूज है, इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन नहीं है तो आप खुद से भी ड्रा कर सकते हैं PCl3 प्लस Cl2 टू फॉर्म PCl5। अब आप सिंपल इसकी Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc एक्सप्रेशन लिखने के बाद इसके यूनिट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब। चलिए जी, एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कंप्लीटली तौर पे चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट कभी भी दोबारा कंबाइन होने के बाद रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसको हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसमें हमेशा प्रोडक्ट जो है ना वो आसानी से फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये पेज नंबर 2 पे इसका आंसर है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने भी कर दिया आपको। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, एक आपके पास वो सिचुएशन जिसके अंदर आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक इक्वल थिम्स में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 4 पे इसका आंसर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन 3, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की आपने कुछ खसूसियत बतानी, तो फर्स्टली आप रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख दें। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा कि इसको हम डबल एडिड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, इसके अंदर इक्वल कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बहुत मौजूद होती है। चौथी बात क्या हो जाएगी कि इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पेज नंबर 2 पे ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, तो सिंपल हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाते हैं
ठीक है। फिर क्या होता है, जब प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट बनना शुरू हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन जब आपके पास रिएक्टेंट का रेट एंड प्रोडक्ट का रेट इक्वल अमाउंट में आना शुरू हो जाए तो उस टाइम हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होगा। तो पेज नंबर 4 to 5 जो है वो इसका आंसर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं रुकता, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होता है, मींस के लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ चेंज हो रहा होता है, और सेम एज इट इज वो प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो रिएक्शन कभी भी नहीं रुकता। रिएक्शन जो है वो दोनों रेट सेम होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। और इसका जो आंसर है वो आपके पास पेज नंबर 5 पे मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। हम इक्विलिब्रियम स्टेट को आइदर वे मींस के दोनों तरफ से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो हम स्टार्ट करें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या फिर हम स्टार्ट करें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जब आपके पास एक रिएक्शन जो है वो जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सेम अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा कम कर दें तो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम को दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए हम किसी भी डायरेक्शन से इसको डिस्टर्ब करके अगेन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास एक्टिव मासेस ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये है कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पेज नंबर 7 पे इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि सिंपल आपने क्या है कि आपके पास एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों कंबाइन होने के बाद जो है वो अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसका आपने केसी एक्सप्रेशन लिखना है। तो सिंपल है, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, फिर प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और पेज नंबर 9 पे भी ये आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है, वो वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन लिखा हुआ है हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका आंसर पेज नंबर 10 पे मौजूद है और हम अपनी पिछली वीडियोस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म मीथेन गैस प्लस वाटर। अब ये इक्वेशन जो है वो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिएक्ट कर रहा है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन CH4 प्लस H2O। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज है, ये हमारे पास प्रोडक्ट स्पीशीज है। तो सबसे पहले हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो है वो हम अगर इसके यूनिट्स पूछे गए हैं तो हम इसके यूनिट्स भी लिखेंगे। तो यहाँ फिलहाल हमने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है। तो केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में CH4 ब्रैकेट क्लोज और ये H2O वाटर, और इसको डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो कि कोफिशिएंट्स होंगे वो उसकी पावर से दे देना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और इसकी पावर जो है ना वो 3। तो इसका जो केसी एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, ये बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। अब आपके पास एक रिएक्शन है तो अब आप उसकी कैसे डायरेक्शन के बारे में कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो है ना वो 2 मेथड है।
या तो आप क्या करेंगे केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता हो और साथ के साथ आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू के बारे में पता हो। तो डायरेक्शन के बारे में कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? सिंपल, अगर तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्जर है क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन के लिहाज से, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन लेफ्ट से राइट की तरफ। सिमिलरली अगर रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू लार्जर है, केसी की वैल्यू स्मॉलर है, तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर आपके पास रिएक्शन क्वेश्चन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल अमाउंट के अंदर है, तो इसका मतलब है हमारे पास ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद है। तो इसका आंसर जो है ना वो पेज नंबर 13 के ऊपर में मौजूद है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट? आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सके? तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कुछ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उस केसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर तो केसी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक कंपेरेबल अमाउंट में हो, या फिर हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो जीरो से ना तो माइनस की तरफ हो और ना ही जीरो से +1 की तरफ, मीन्स के हमारे पास एक कंपेरेबल अमाउंट होनी चाहिए केसी की। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, मीन्स के ना तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्जर हो, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो स्मॉलर हो, एक कंपेरेबल अमाउंट होगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद है। और पेज नंबर 13 के ऊपर इसका आंसर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट 1? अब पेज नंबर 6 पे इसका आंसर मौजूद है। वो जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास कि एक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन उस वक्त अचीव हो सकता है कि जब हमारे पास एक क्लोज सिस्टम होगा। दूसरी क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल में हो जाएंगे। और कुछ इसी तरह के हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जो आप पेज नंबर 6 से इसको देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, if a reaction quotient of a reaction is more than Kc, what will be the direction of a reaction? अब आपके पास स्टेटमेंट है if reaction quotient of a reaction is more, means के आपके पास Qc की वैल्यू जो है वो लार्जर है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस Kc की वैल्यू स्मॉलर है। तो सेम हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉलर होने की वजह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस के राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपके पास एक इंडस्ट्री है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस पे मौजूद है। तो इफ इट फेल्ड टू अचीव द प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, कैन यू पॉइंट आउट दीज बेसिक रीजंस फॉर इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट? तो एक इंडस्ट्री है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रोसेस के ऊपर क्या की गई है, बनाई गई है। तो आप बता सकते हैं कि वो उसके प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, मीन्स के कमर्शियल लेवल के ऊपर वो फैक्ट्री नहीं कर सकी। तो सिंपल सी बात है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास ना तो प्रोडक्ट अचीव हो रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास कमर्शियल लेवल के ऊपर हम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि एक इंडस्ट्री आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, तो ये फेड क्यों हुआ? ये फेड इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, मीट के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, फिर प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्ट करने के बाद रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन अगर इसी इंडस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियल लेवल के ऊपर मजीद बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, साथ के साथ जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हम इंक्रीज करते जाएं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो जो बनती जाएगी हम उसको सेपरेट करते जाएंगे। जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालते जाएंगे, हम सेपरेट करते जाएंगे, तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जाएगा। तो इस तरह हम प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। इसी रिवर्सिबल जो हमारे पास रिएक्शन की बेस के ऊपर इंडस्ट्री थी, इसको हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रोडक्ट्स के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, इसके जरिए हम प्रोडक्ट्स को निकालते जाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, वहां से हम रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारे पास कमर्शियल लेवल के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये थे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है, डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड डायग्राम।
तो आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, तो इसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, और थर्ड में आपने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दी, जो कि पेज नंबर 5 पे भी मौजूद है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन, राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपके पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, उसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। 7 to 8 हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर दें तो ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थर्ड पे उसकी जनरल ग्राफिकल जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया, और पेज नंबर 6 to 8 जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। लॉ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो पेज नंबर 12 से 13 मौजूद है। इसको सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इससे दो चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या रिवर्स डायरेक्शन में, और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है कि हम रिएक्शन की एक्सटेंट के बारे में बता सकते हैं। तो ये पेज नंबर 12 से 13 के ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, और पिछली वीडियोस में भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दी। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास सेम एज इट इज है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल नंबर 1 एंड 3 जो है वो एक्सप्लेन की थी। तो ये सारे न्यूमेरिकल जो है वो एज इट इज हमारे पास परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मैं एक न्यूमेरिकल जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। तो चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास है इसकी स्टेटमेंट, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड into nitrogen and oxygen, reversible reaction takes place as follows: 2N2O, reversible reaction 2N2 plus O2। अब ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन है कि for the decomposition of N2O into nitrogen and oxygen, reversible reaction आपके पास गिवन है। तो डाटा के अंदर आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन मौजूद है, जो कि 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सेम आपके पास नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन आपके पास मौजूद है वो है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, इसका कैसी एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना है, मीन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसको सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि हम क्या करते हैं, कैसी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो सिंपल इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये है, रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ये मौजूद है। तो प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट लिखी है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उसकी पावर में चेंज हो गया। सेम हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की फॉर्म है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यूज को पुट कर देना है, जो कि डाटा के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर आपको मौजूद है। तो सिंपल ये जो नाइट्रोजन की वैल्यू थी 3.90 मैंने वहां पे पुट कर दी, यहाँ पे स्क्वायर था तो उसको स्क्वायर ले लिया, और साथ के साथ ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1.95। तो 1.95 वैल्यू जो है वो मैंने आपको यहाँ पे पुट कर दी है। सेम नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू पुट की है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 15.21 इसका आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.95 से, और इसका जो स्क्वायर है वो 1.21। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है केसी का, वो ये 24.50। तो सेम इसी तरह बाकी न्यूमेरिकल जो है वो भी आसानी से हो सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास यहाँ आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे आसान से न्यूमेरिकल हैं। तो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा तो आप जो है वो हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जाने से पहले हमारे चैनल masterd.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।